टाइम्स ऑफ गुजरात देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ मुहिब और आज बात करनी है तुर्की में होने वाले राष्ट्रपति पद के चुनाव के बारे में। वहां पर राष्ट्रपति पद के चुनाव और संसदीय चुनाव एक साथ कराए जाते हैं और जिसकी तारीख 14 मई पसंद की गई है। 2002 से वहां पर रजब तैयब एर्दोगान की सत्ता है। उनकी पार्टी जो एके पार्टी है उनकी वहाँ पर सत्ता है और करीब 20 सालों से वो तुर्की पे राज कर रहे हैं। 2002 में उनकी पार्टी रजब तैयब एर्दोगान की पार्टी सत्ता में आई। 2003 में वो प्रधानमंत्री बने और 2016 में वो राष्ट्रपति बन गए। 2016 के बाद वहाँ पर 2018 में चुनाव हुए, राष्ट्रपति प्रणाली को बदलने की बात की गई, लेकिन जो मुख्य विपक्षी पार्टी थी नेशनल रिपब्लिकन पार्टी, माफ़ कीजिएगा रिपब्लिकन पीपल पार्टी, उनको वहाँ पर तगड़ा झटका लगा। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार उस वक्त रिपब्लिकन पार्टी की तरफ से मुहर्रम इंस थे, जो अभी पार्टी का साथ छोड़ चुके हैं। रजब तैयब एर्दोगान को उस चुनाव में बहुमत मिला, उनकी पार्टी को जनादेश मिला और 2023 तक उनकी सत्ता सुनिश्चित हो गई। लेकिन 2018 से 2023 तक रजब तैयब एर्दोगान के लिए ये काम आसान नहीं था, सत्ता चलाना आसान नहीं था। बहुत सारी चुनौतियाँ आई, बहुत सारे हर्डल्स खड़े किए गए, लेकिन रजब तैयब एर्दोगान एक मजबूत छवि के नेता हैं। उनका स्टैंड हमेशा से क्लियर रहा है, चाहे वो यूएन की बैठक में उनका भाषण हो या फिर किसी भी और देशों के साथ उनकी बैठक होती है, वो अपना स्टैंड क्लियर करते हैं। वो एक प्रो इस्लामिक नेता है, उनकी पार्टी भी एक प्रो इस्लामिक छवि रखती है। लेकिन उनके साथ जो गठबंधन में है एनएचपी पार्टी, वो एक अति राष्ट्रवादी पार्टी है, अति राष्ट्रवादी सोच की वो बात करते हैं और उनके साथ रजब तैयब एर्दोगान की जो एके पार्टी है उनका गठबंधन है। इस बार के चुनाव की अगर बात की जाए तो रजब तैयब एर्दोगान के सामने एक गठबंधन खड़ा हो गया है। इस गठबंधन का नेतृत्व केमल किलिचदारोग्लू को सौंपा गया है। केमल किलिचदारोग्लू इससे पहले भी बहुत से चुनाव लड़ चुके हैं राष्ट्रपति पद के लिए, लेकिन हर चुनाव में उनको हार का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन उन पिछले चुनाव में वो अकेले चुनाव लड़ रहे थे, उनकी पार्टी अकेले चुनाव लड़ रही थी। लेकिन इस बार 6 लोगों का समूह, जिसको टेबल ऑफ 6 भी कहा जा रहा है, ये 6 पार्टियों का समूह चुनाव लड़ रहा है और इन 6 पार्टियों में एक जो उनकी खुद की वामपंथी विचारधारा की पार्टी है वो भी शामिल है, एक राष्ट्रवादी गुट की जो पार्टी है वो भी शामिल है और 4 जो छोटे छोटे समूह हैं वो भी शामिल है। इन 6 पार्टियों के समूह को टेबल ऑफ 6 कहा जा रहा है, नेशनल अलायंस भी कहा जा रहा है। इनका मकसद है कि जो राष्ट्रपति प्रणाली जो रजब तैयब एर्दोगान ने खड़ी की है उसको बदल दिया जाए। अगर ये उनको करना है तो फिर 600 सदस्यों वाली जो संसद है वहाँ पर 600 सदस्य वहाँ पर जा सकते हैं तुर्की की संसद में। उनमें से इनको 400 सदस्य चाहिए। अगर 400 या फिर 360 भी चल सकते हैं। 360 जो सांसद हैं ये इनके साथ अगर जाते हैं तो फिर ये प्रणाली को बदल सकते हैं। जनमत प्रणाली इसको कहा जा रहा है। इसको बदलने के लिए या तो उनके अकेले के 400 सांसद होने चाहिए या फिर गठबंधन अगर वो करते हैं तो 360 सांसद उनके पास होने चाहिए, जो इस वक्त बहुत मुश्किल लग रहा है। अगर इस बार चुनावी गणित की बात की जाए तो ओपिनियन पोल जो आ रहे हैं वो रजब तैयब एर्दोगान की नींदें उड़ाने वाले हैं। उनको इससे बहुत बड़ा झटका लगने की उम्मीद बताई जा रही है, लेकिन ओपिनियन पोल का वहाँ पर कभी भी विश्वास नहीं किया जा सकता है, क्योंकि बहुत अविश्वसनीय ओपिनियन पोल वहाँ पर अक्सर बताए जाते हैं। 2002 के बाद रजब तैयब एर्दोगान की पार्टी वहाँ पर सत्ता में है और किसी भी ओपिनियन पोल में उसके बाद के चुनाव में रजब तैयब एर्दोगान की पार्टी को जीत नहीं बताई गई थी, लेकिन हर चुनाव में रजब तैयब एर्दोगान की पार्टी को स्पष्ट जनादेश मिला। अब ज़रा बात करते हैं इस बार के चुनाव की। इस बार के चुनाव में क्या क्या मुद्दे हैं। मुद्दे महंगाई, बढ़ती महंगाई का मुद्दा एक है। एक जो 6 फरवरी को भूकंप आया था उसके बाद जो क्राइसिस मैनेजमेंट की बात की जा रही है उसको लेकर रजब तैयब एर्दोगान की पार्टी को घेरा जा रहा है। ओपिनियन पोल के सर्वे की बात करें तो बढ़ती जनसंख्या और बढ़ती महंगाई के लिए रजब तैयब एर्दोगान की पार्टी को जिम्मेदार इस देश की जनता मान रही है और रजब तैयब एर्दोगान की पार्टी को जो पूर्वी प्रांत उनके लिए हमेशा से समर्थन में खड़ा रहा है वो इस बार भी उनके समर्थन में मजबूती के साथ खड़ा हुआ नजर आ रहा है। वहाँ पर चुनाव हुए और किसी भी पार्टी या गठबंधन को बहुमत नहीं मिला तो फिर 2 सप्ताह के बाद वहाँ पर फिर से चुनाव होंगे। हमारे देश में एक अलग प्रणाली है। हमारे देश में अगर चुनाव हो गए तो उसके बाद किसी भी पार्टी या गठबंधन को बहुमत नहीं मिलता तो फिर आपको
जो विपक्षी पार्टियां हैं या फिर जो रिबेलियंस होकर लड़े हैं, जो अन्य पार्टियां कहा जाता है जिनको, उनको आपको विश्वास में लेकर उनका समर्थन हासिल करना होता है, या फिर कभी कभार तो हॉर्स ट्रेडिंग भी चल जाती है। लेकिन वहाँ पर ऐसा नहीं होता। किसी भी पार्टी या गठबंधन को बहुमत नहीं मिला तो पूरा चुनाव बर्खास्त किया जाता है और 2 सप्ताह के बाद फिर से देश में चुनाव की प्रक्रिया हाथ धरी जाती है। और इसमें अगर किसी पार्टी को बहुमत मिला है तो फिर वो देश का नेतृत्व आने वाले 5 सालों तक संभाल पाते हैं। राष्ट्रपति प्रणाली को बदलने का जो मुद्दा है उसको लेकर ये टेबल ऑफ 6 चले हैं, और मैंने पहले ही आपको बताया कि 400 से ज़्यादा सांसद उनको चाहिए, या फिर गठबंधन के साथ 360 सांसद चाहिए अगर ये प्रणाली, जनमत प्रणाली को बदलना है तो। वहाँ पर 7% यानी कि 7% वोट आपको पाने होंगे अगर आपको संसद के अंदर प्रवेश करना है। आपकी पार्टी को अगर संसद के अंदर प्रवेश करना है तो आपको 7% या उससे ज़्यादा वोट शेयर होने चाहिए आपके पास, या फिर आप ऐसे कोई गठबंधन का हिस्सा हो जिसके पास 7 या उससे ज़्यादा प्रतिशत वोट शेयर हो। इसीलिए वहाँ पर गठजोड़ की राजनीति बहुत ज़ोरों शोरों से खेली जाती है। मुहर्रम इंस, जिनका जिक्र मैंने आपको पहले ही किया, रिपब्लिकन पीपल पार्टी के वो 2018 में राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार थे। इस बार उन्होंने अपनी खुद की पार्टी का गठन कर लिया है। 2020 में वो पार्टी से अलग हो गए थे, रिपब्लिकन पीपल पार्टी से, और इस बार उन्होंने धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रवादी होमलैंड पार्टी का गठन किया है। उसका वो संचालन भी कर रहे हैं और राष्ट्रपति पद के लिए वो कूद भी गए हैं। सोशल मीडिया पर उनका जो संगठन है वो बेहद मजबूत माना जाता है, और उनको ऐसे आरोपों का भी सामना करना पड़ रहा है कि रजब तैयब एर्दोगान के इशारे पर उनको खड़ा किया गया है। अगर आसान भाषा में समझाने की कोशिश करूं तो जैसे असदुद्दीन ओवैसी पर इस देश में आरोप लगते हैं, वैसे ही आरोप वहां पर मुहर्रम इंस पर लग रहे हैं। 58 साल के वो नेता हैं और एक बेहद मजबूत छवि रखते हैं। रजब तैयब एर्दोगान की बात कर ली, केमल किलिचदारोग्लू जो कि विपक्षी इस बार उम्मीदवार हैं, वो 74 साल के हैं। वो पूर्व सिविल सर्वेंट भी रह चुके हैं, पढ़े लिखे और बेहद ही शांत और एक बेहद ही सुशील छवि के नेता हैं, और रजब तैयब एर्दोगान को इस बार वो चुनौती दे रहे हैं। लेकिन 14 मई के बाद ही पता चलेगा कि तुर्की में किसकी सत्ता बनती है, कौन विपक्ष में बैठता है। रजब तैयब एर्दोगान इतनी एंटी इनकम्बेंसी के बावजूद फिर एक बार सत्ता हासिल कर पाते हैं, या फिर सारे ओपिनियन पोल सही साबित होकर जो रिपब्लिकन पीपल पार्टी है और उनके साथ जो 6 लोगों का गठबंधन है उनकी पार्टी सत्ता में आती है। इन सब बातों पर चर्चा तो 14 मई के बाद ही की जा सकती है। तब तक के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। तुर्की चुनाव से जुड़ी हर पल की अपडेट आपको लगातार पहुंचाते रहेंगे। अगर आपको ये विश्लेषण पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। एक और बात बता दें कि BBC हिंदी से इस कार्यक्रम के कुछ अंश को हमने लिया है, इसलिए उनका भी हम तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं। हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।